वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। और जैसे कि तुम्हारे स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है तो शायद वहाँ पे 2-3 चैप्टर ख़त्म हो चुका होगा, मैथ्स का भी साइंस का भी। तो जब तक नॉर्मल क्लास स्टार्ट नहीं होते तब तक हमें इसी पेस में चलना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी मीन्स एक दिन में बहुत सारे वीडियोस देके चैप्टर ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर बने। जैसे कि मैं पिछले भी 2 एक्सरसाइज जो दिया था, अगर तुम लोगों ने ठीक से देखा होगा तो मैं उसमें तुम लोगों का कॉन्सेप्ट जो है एवरी एक्सरसाइज का वो क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो एवरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद क्या हमारा प्रिपरेशन ख़त्म हो गया? नहीं, हम लोग अभी भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे क्लास 10 मैट्रिक में, वो सब अभी तक नहीं किए, तो वो सब तो क्लास में हो पाएगा। और एक बार नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट हो जाने दो, इसके बाद जितना भी हमें कवर अप करना होगा, ये करना होगा, वो सब हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेके आराम से कर सकते हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि अभी जितने दिन ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है और जितना भी एक्सरसाइज मैं करा रहा हूँ, उस सब का जो कॉन्सेप्ट है वो आप ठीक से समझने का कोशिश करो। तो क्या होगा कि बाद में आसानी होगा, क्योंकि एक बार नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट होने के बाद ये सब चीज़ मैं फिर से कराने वाला हूँ, क्यों कराना पड़ेगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स तो अभी ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, तो वो तो कराना ही पड़ेगा। जैसे कि ये एक्सरसाइज 1.3 शायद तुम लोगों ने ये स्कूल में भी किया होगा, ऑनलाइन क्लासेस कराया होगा एक्सरसाइज, लेकिन मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ कि ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट तुम्हारा अभी भी इस एक्सरसाइज का क्लियर नहीं हुआ होगा। तो मैं आज कोशिश करूंगा तुम्हारा इस एक्सरसाइज का जितना भी कॉन्सेप्ट है सबको क्लियर करूं, और कुछ डाउट्स वगैरह रह जाएगा तो मुझे पूछ लेना, मैसेज भी कर सकते हो या फ़ोन कर लेना। और साइंस का जो चैप्टर्स है वो भी अगर 3 तारीख के बाद लॉकडाउन इंक्रीज हुआ तब मैं वीडियोस बना के भेज दूंगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वो क्लास में हो, क्योंकि उसमें तो बहुत सारा नोट्स का भी बात है, एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का डाउट्स क्या है नहीं क्या है, अगर सामने नहीं होते तो समझने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो जो भी हो वो बाद में देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल का इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। अभी अगर तुम लोगों को याद है इरेशनल नंबर क्या था, क्लास 9 में जो पढ़े थे कि जितने भी पॉइंट वाले नंबर है, जैसे कि 1.2, 3, 7, 4 कुछ भी डॉट 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 डॉट, जो टर्मिनेट नहीं हो रहे और रिपीटिंग भी नहीं हो रहे। रिपीटिंग का मतलब याद है ना, 1.3, 3, 3, 3, 3 डॉट 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 डॉट, ये तो रिपीटिंग है। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर था, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? उन सबको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये तो तुम लोगों को पढ़ा ही होगा। तो उसमें इरेशनल नंबर में क्या क्या आता था? रूट वाले नंबर, जैसे √2, √3, √5। अच्छा, सारे रूट वाले नंबर क्या इरेशनल होते हैं? ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर √16 ले लिया तो √16 क्या होता है? 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर से रूट और 4 बाहर निकल आएगा, तो 4 का मतलब 4/1, ये तो p/q फॉर्म में आ गया, तो दैट मीन्स ये रेशनल नंबर है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर रूट के अंदर नंबर हो तो वो इरेशनल हो जाएगा। हर रूट के अंदर अगर वो परफेक्टली स्क्वायर है तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √2, √3, √5, √8, √15, ये सब जो चीज़ें और भी दूसरे रूट के जो नंबर है, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। इस एक्सरसाइज में हम लोग क्या करने वाले हैं? इस एक्सरसाइज में हम लोग हम लोग प्रूफ करेंगे इरेशनलिटी ऑफ इरेशनल नंबर। मेरे इस कैमरा एंगल के साथ मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पता नहीं क्यों। आज ये कैमरा का फोकस
थोड़ा हिल रहा है, इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि एक नंबर इरेशनल है, हमें प्रूव करना है कि वो नंबर इरेशनल है। कैसे करेंगे? इसके लिए एक थ्योरम है। वो थ्योरम को अगर डिटेल में हमने स्टडी करके वो थ्योरम समझ लिया कि वो थ्योरम एक्चुअली में क्या बोल रहा है हमें, इसके बाद तुम्हारा हर कोई चीज़ इजी हो जाएगा, ये एक्सरसाइज एकदम हलवा हो जाएगा। तो एक चीज़ देखो, अभी मैंने तुम्हें बताया कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, जैसे √2, √3, √5, तो इरेशनल है। और परफेक्ट स्क्वायर हो गया √16, √25 का वैल्यू कितना है 5, वो रेशनल नंबर है। √64, √100 एक्सेट्रा, अगर ये सब चीज़ ये हो गया तो वो इरेशनल है, आई मीन रेशनल है। अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो वो रेशनल है। तो अगर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये सब पॉजिटिव इंटीजर है ना। इंटीजर तो पता है तुम लोगों को, 0, 1, 2, -1, -2, तो 1, 2, 3, 4 जो है वो सब पॉजिटिव इंटीजर है। -1, -2, -3 ये सब निगेटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर अगर है तो वो रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। ये तो मैंने तुम लोगों को समझा दिया कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो वो इरेशनल होगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, फिर से उल्टा बोला शायद, अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रेशनल होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो वो इरेशनल होगा। जैसे √2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल है। अभी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हुआ, अगर रूट के अंदर एक प्राइम नंबर हुआ तो वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा। प्राइम नंबर पता है ना, 2, 3, 5, 7, 11, तो रूट ओवर ये सब अगर प्राइम नंबर होगा तो ये इरेशनल नंबर होगा ही। और अगर कंपोजिट नंबर कौन से है, पिछली बार बताया था, जो प्राइम नहीं हो कंपोजिट है। कंपोजिट होने से वो आइदर रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो रेशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो वो इरेशनल। चलो, तो अभी इतना तो हो गया है। अभी और कुछ इसमें बोलना नहीं, अभी बाकी सब तो तुम लोग हो ही जाएगा। अच्छा, और एक चीज जान लो, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, इरेशनल प्लस इरेशनल मतलब दो इरेशनल नंबर अगर प्लस होगा, जैसे कि √2 प्लस √5, दो इरेशनल नंबर, तो आंसर भी इरेशनल ही आएगा, ये √2 प्लस √5 ही रह जाएगा। और इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर, जैसे कि √2 बाई √3, इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर, ये भी क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। तो अभी हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ ये करना है कि जैसे कि टू प्रूफ √2 इज इरेशनल, हमें जैसे कि अभी प्रूफ करना है कि √2 इज टू प्रूफ √2 इज ए इरेशनल नंबर। इसके मान लो इसको प्रूफ करना है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, हमें प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अब देखो, ये इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए कि √2 एक इरेशनल है, हमें एक थ्योरम को समझना पड़ेगा। वो थ्योरम क्या है? अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से तुम लोग समझने का कोशिश करना। अगर ये समझ लिया तो पूरा एक्सरसाइज जो है वो एकदम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम ये है, लेट P बी ए प्राइम नंबर। मान लो P एक प्राइम नंबर है एंड A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मान लो A एक पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। P एक प्राइम नंबर है और A जो है, स्मॉल लेटर A जो है वो एक इंटीजर है। तो ये थ्योरम कहता है कि इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। अगर तुम लोगों ने स्कूल में किया होगा ये चैप्टर तो ये थ्योरम देखा होगा।
अभी इस थ्योरम को हम लोग डाइसेक्ट करते हैं कि एक्चुअली में ये मीन क्या कर रहा है कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर कंपोजिट इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए। अब देखो, मान लो ए एक नंबर है जिसमें P1 P2 P3 तीन प्राइम नंबर है। इसको एग्जांपल देने के लिए मैं इसको नंबर में लिखता हूँ। मान लो ए एक इंटीजर है, मान लो ए 30 है, तो 30 को अगर हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, 2 15 जा 3 5 जा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 30 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 30 होता है। तो ऐसे 30 की जगह पे मान लो कि ए क्या लिया था, एक पॉजिटिव इंटीजर, तो एक पॉजिटिव इंटीजर है। मान लो ये P1 P2 P3 तीन प्राइम नंबर है, जैसे यहाँ पे तीन प्राइम नंबर है, 2 इंटू 3 इंटू 5। अगर मैं ये ए स्क्वायर करूंगा तो ऑटोमेटिकली यही प्राइम नंबर का स्क्वायर आएगा ना। गौर से देखो, अगर मैं ये 30 स्क्वायर करूंगा तो इसका वैल्यू जो है वो इधर क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करके देख लो, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, इंटू करके देखो 30 स्क्वायर कितना होता है, 900, यही आएगा, यही तो आएगा। 900 इक्वल्स टू 4 इंटू 9 इंटू 25, यही तो है। तो अब ध्यान से देखो, अगर कोई भी नंबर ये 900 को डिवाइड कर रहा है, मान लो ये 900 को कोई भी नंबर डिवाइड कर रहा है, जैसे कि 3 कर रहा है, तो ये 3 ये 30 को डिवाइड करेगा कि नहीं, ये 3 है कि नहीं, इसमें कोई भी नंबर 900 को जो भी नंबर डिवाइड कर सकता है। तुम्हारे दिमाग में ये आ सकता है कि सर 6 भी तो डिवाइड कर सकता है। हाँ, 6 कर सकता है, तो 6 को अगर प्राइम नंबर पे हम लोग लाएंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3, तो ये 2 और 3 इधर भी है कि नहीं। अगर ये 2 और 3 से 900 को डिवाइड कर सकते हैं तो 2 और 3 से ये 30 को भी डिवाइड तो कर सकते हैं कि नहीं। यही ये थियरम बोल रहा है कि लेट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। मान लो एक नंबर है पी जो ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो पी कहाँ से आएगा, ये पी जो है वो कहाँ से आएगा, ये पी आइदर P1 होगा, P2 होगा या P3 होगा। जैसे कि ये 6 बोलो, 2 3 6, या फिर 3 बोलो, जो भी नंबर डिवाइड करेगा ये नंबर कहाँ से आएगा, ये आइदर ये 2 होगा, 3 होगा या फिर 5 होगा, इन तीनों में से तो आएगा। तो लेट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी मस्ट बी वन ऑफ P1, P2, और P3। तो एक चीज देखो, अगर ये नंबर जो भी डिवाइड हो रहा है इससे डिविजिबल है, तो अल्टीमेटली वही नंबर 30 को भी डिविजिबल होगा, क्योंकि वो जो स्क्वायर करने के बाद यही तो नंबर सब स्क्वायर हुआ है। तो डिविजिबल अगर किसी नंबर से ये डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर आएगा कहाँ से, वो नंबर तो ऑब्वियसली ये प्राइम नंबर से ही आएगा। यहाँ पे 6 डाल लो, 9 डाल लो, 900 जो 900 होता है, 9 भी क्या होता है, 3 3 9, तो है कि नहीं ये सब नंबर। यहाँ पे ये नंबर छोड़ के कोई और नंबर तो नहीं आएगा जिससे कि ये डिविजिबल हो जाए। तो अगर जो भी नंबर से ये 900 डिविजिबल होगा उसी नंबर से ये 30 भी डिविजिबल होगा। शायद तुम्हें ये बात समझ में आ रहा हो अभी, क्योंकि मैंने नंबर से इसलिए तुम लोगों को समझाया ताकि ये बात समझ में आ जाए। तो अगर एक नंबर ये 30 स्क्वायर को या फिर ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही नंबर ए को भी डिवाइड करेगा, पी डिवाइड्स ए। तो आई होप ये तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ये जो थ्योरम है कि पी एक प्राइम नंबर, पी प्राइम नंबर है, जैसे कि ये इंटीजर है, सारे प्राइम नंबर, इसका स्क्वायर करने के बाद भी ऑब्वियसली इन नंबर का ही तो स्क्वायर होगा। तो जो भी नंबर इसको स्क्वायर करने के बाद ये 900 को जो भी नंबर डिवाइड कर सकता है वही नंबर ये 30 को भी डिवाइड कर सकता है। तो ये थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई प्राइम नंबर ए के साथ है, ए का वही प्राइम नंबर इंटू करके वो ए आ रहा है, तो उसको स्क्वायर करने के बाद अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर से ए भी डिविजिबल है। कि 900 अगर एक नंबर से डिविजिबल है प्राइम नंबर से, तो उसी प्राइम नंबर से 30 भी डिविजिबल होगा। समझ में आ गया होगा अभी तुम लोगों को ये बात। तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग √2 इरेशनल कैसे है यही थ्योरम यूज करके प्रूफ करेंगे। अगर कोई डाउट होगा इसमें तो मुझे बोल देना। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट पार्ट में मैंने ये थ्योरम आप लोगों को प्रूफ करवाया था, तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर दो, लाइट रिकैप। कि एक नंबर को, एक इंटीजर को अगर उसके फैक्टर्स जो है वो अगर प्राइम नंबर है तो इसको स्क्वायर करने के बाद कोई नंबर अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो वही नंबर इसको भी डिवाइड करेगा।
क्योंकि इसको जो डिवाइड कर सकता है, इसको कौन डिवाइड कर सकता है? इसका कोफैक्टर ही डिवाइड करेगा। ये सब जो कोफैक्टर है, ये सब जो कोफैक्टर है, यही डिवाइड करेगा। क्योंकि ए स्क्वायर में जो ये सब है, इन सब में से कोई नंबर इसको डिवाइड करेगा। जैसे कि 20 में, 30 में 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर है, इसी में से कोई इसको डिवाइड करेगा। तो ये सब जो चीज़ है, ये इधर भी तो है, इधर स्क्वायर है, लेकिन इधर भी तो ये सब नंबर है। तो इधर से जो भी नंबर ये 900 को डिवाइड करेगा, वही नंबर ये 30 को भी डिवाइड करेगा। तो इसीलिए मैंने लिखा के दिया कि P मस्ट बी, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल है, तो P मस्ट बी वन ऑफ P। कहाँ से आया होगा? इनमें से किसी में से आया होगा। तो इनमें से अगर किसी में से आया है तो ये इसको भी डिविजिबल होगा, ए को भी। तो इसके आगे वही क्वेश्चन हम प्रूफ करेंगे। टू प्रूफ √2 इज इरेशनल नंबर। अब ये प्रूफ करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि हम मान लेंगे, हमें प्रूफ करना है √2 इरेशनल है, हम मान लेंगे √2 रेशनल है। फिर जाके जब ये मैच नहीं करेगा तब हम बोलेंगे कि इसलिए ये मैच नहीं किया क्योंकि हमने जो पहला एजम्पशन लिया था कि √2 रेशनल है, वही गलत था। जैसे मैं दिखा दो, करने के बाद तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। हमें क्या प्रूफ करना है कि √2 इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या ले लेंगे, लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। इसको उल्टा ले लेंगे, तभी तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा बाद में। हमने ले लिया क्या, लेट √2 इज ए इरेशनल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, ये तो तुम लोगों को याद है ना। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर जिसको हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 4 रेशनल नंबर है, क्यों 4 को 4/1 लिख सकते हैं। कोई भी नंबर 3/2, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। तो √2 एक रेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या था, प्रॉपर्टी क्या था रेशनल नंबर का, P/Q हो और Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर में तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि √2 को मैं लिख रहा हूँ P/Q, क्यों, क्योंकि मैंने रेशनल नंबर ले लिया। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। √2 को मैंने ले लिया है P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। हो गया, पहला काम हमारा खत्म हो गया। अब ये जो P/Q होते हैं, ये इनके बीच में कॉमन फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। मीन्स कैसे बोलूं इसको, जैसे कि कोई भी नंबर, जैसे 25/30, 25/30 में क्या है, इसका कॉमन फैक्टर क्या क्या है, 1 है। 1 से दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। फिर 5 भी है, 5 5 से 25, 5 6 से 30। लेकिन एक बार हमने काट दिया, 5 5 से 25, 5 6 से 30, और तो काटा नहीं जा सकता। तो ये 5/6 आने के बाद देखो, अभी ये कोप्राइम बन गए। कोप्राइम मतलब कि कोई अलग ऐसा नंबर नहीं है जो इनको काट सके, सिर्फ 1 ही है। 1 5 से 5, 1 6 से 6, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है। तो ये जो है, ये है कोप्राइम नंबर। तो मान लो PQ जो है वो कोप्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो मान लो इन जैसे P/Q ऐसा 25/30 ऐसा कोई नंबर है जिसका और भी अदर कॉमन फैक्टर्स है। तो ऐसे लिख लेते हैं, लेट P एंड Q हैव सम कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स मतलब एक नंबर जिससे दोनों को काटा जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन फैक्टर। तो हम लोग ऐसे मान रहे हैं कि लेट P एंड Q हैव सम कॉमन फैक्टर। हम लोग मान रहे हैं कि P और Q का कुछ कॉमन फैक्टर है। जैसे कि 25/30 इसका 5 कॉमन फैक्टर था। जैसे कि हम लोग अगर ले ले 14/24, तो इसका क्या 2 कॉमन फैक्टर है ना, 2 7 14, 2 12। लेकिन 7/12 जो है वो कोप्राइम है, क्योंकि कोई भी नंबर नहीं है जो 7 और 12 को काट सके। तो मान लो P/Q कॉमन फैक्टर है। कैंसिलिंग करने के बाद, ऐसे काटने के बाद कोई नंबर आता है, मान लो उसको A एंड B। सो बाय, जैसे कि यहाँ पे आया 7/12, यहाँ पे आया 5/6, ऐसे ही कुछ नंबर लेते हैं हम लोग A और B। So by cancelling them, we will get A/B, where A and B are co-prime। समझ में आया ना ये बात?
जैसे कि मान लो पी बाई क्यू जो था वो 25/30 था, इसको कैंसिलिंग करने के बाद 5 से 5/6 आया। अब 5/6 क्या है? कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं है वन छोड़ के, सिर्फ वन ही है कि 1 5 5 1 6 6, बाकी कोई नंबर नहीं है जो इनको काट सके। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? 7 और 12, 2 और 3, ये सब क्या है? ये सब कोप्राइम है। इसका और कोई नंबर नहीं है जिससे इनको काट पाए। क्लियर? तो अभी ए और बी ऐसा दो नंबर आया है, ए और बी, जो कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब इनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। 1 छोड़ के और ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे ये दोनों को काटा जा सके। तो हमने क्या किया? पहले √2 इसको रेशनल नंबर पकड़ा, फिर √2 को पी बाई क्यू माना। मीन्स माना क्या? रेशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू में लिख सकते हैं। फिर पी बाई क्यू को कैंसिल आउट करने के बाद लास्ट में ए बाई बी आया जो कोप्राइम है। ठीक है, तो √2 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, √2 इक्वल्स टू ए बाई बी। पी बाई क्यू को कैंसिल आउट करके एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म ए बाई बी में ले आए, तो √2 इक्वल्स टू ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम and have no common factor other than 1। इसको बहुत ध्यान से समझना है। ये है तो इजी, लेकिन पहले समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग सकता है। तो अब देखो, √2 को हमने रेशनल नंबर पकड़ा, √2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू माना, √2 इक्वल्स टू पी बाई क्यू को काट कूट के एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म ए बाई बी में लाया। ए बाई बी क्या है? कोप्राइम नंबर। तो √2 इज इक्वल्स टू डायरेक्ट हमने लिख दिया ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम एंड हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो अब क्या हो गया? अब चलो फिर से मैं लिखता हूँ √2 इक्वल्स टू ए बाई बी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो बी इधर आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा ना, √2b इक्वल्स टू ए। अब अभी मैं क्या करूंगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को स्क्वायर कर दूंगा। √2b होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, बी स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर। तो अभी मेरे पास क्या आ गया है? मेरे पास एक इक्वेशन आ गया 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अभी अगर 2 को उधर ले गया मैं, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई 2। अब जो हमने थियरम पढ़ा था उसको याद करो। ए स्क्वायर बाई 2 मतलब क्या है? कि 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल है ऑब्वियसली। 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2 तो इसको डिविजिबल होगा ही। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो उस थियरम के वाइज 2 डिवाइड्स ए। अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो ए को भी डिवाइड कर सकता है। याद करो वो थियरम जो मैंने पढ़ाया था, इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स ए। यहाँ पे 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, दिखाई दे रहा है ना, 2 इधर आ गया, इट्स डिविजिबल बाई 2। तो अगर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर तो 2 डिवाइड्स ए। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया, इसको एकदम ध्यान में रखो। मैं ये बॉक्स बना के रख रहा हूँ, इसको ध्यान में रखो। तो 2 अगर a को डिवाइड कर सकता है तो उसको भी एक टर्म पकड़ लेते हैं, a बाई 2 इक्वल्स टू क्या पकड़े? c पकड़ लेते। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कि a स्क्वायर बाई 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हमारे थियरम के वाइज अगर 2 a स्क्वायर को भी डिवाइड, अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। तो a को भी डिवाइड करेगा, तो वो जो नंबर होगा a को डिवाइड करने के बाद वो नंबर को हम लोग क्या पकड़ रहे हैं? c। हम बोले कि वो नंबर जो है a को 2 डिवाइड करने के बाद जो नंबर आ रहा है वो नंबर है c। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। 2 उधर चला जाएगा तो a इक्वल्स टू 2c। नाउ अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करने से क्या आ जाएगा? इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4c स्क्वायर। अब देखो, अब आ गया है a स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, ये a स्क्वायर का वैल्यू हम लोग ये इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या था? 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर तो लग देते हैं और a स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देते हैं। a स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 4c स्क्वायर। तो अगर हम लोग अभी काटा कुटी करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू 4c स्क्वायर बाई 2, 2 2 ज़ा 4, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू
2c²। तो c² इक्वल्स टू 2 नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा b²/2। ठीक है ना, ये 2 नीचे आ गया। अब देखो b² को 2 भी डिवाइड कर रहा है तो 2 डिवाइड्स b²। तो उस थ्योरम से क्या आता है, 2 अगर b² को डिवाइड कर रहा है तो 2 किसको डिवाइड करेगा, b को। 2 डिवाइड्स b। क्यों, क्योंकि हमने वो थ्योरम पढ़ा था कि अगर स्क्वायर को डिवाइड करेगा एक नंबर तो उसका सिंगल को भी वो डिवाइड करेगा। तो पहले हमने देखा 2 डिवाइड्स a² तो 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स b², 2 डिवाइड्स b। अब देखो हमने पहले क्या माना था कि a और b जो है, a और b जो क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम मतलब 1 छोड़ के ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे ये दो काटा जा सके। लेकिन अभी हमने क्या प्रूफ कर लिया कि 2 एक ऐसा नंबर है जो a को भी डिवाइड कर सकता है और b को डिवाइड कर सकता है, यानी 2 a को भी काट सकता है, b को काट सकता है। दैट मीन्स ये तो गलत हो गया हमारे सिस्टम में से, तो ये कोप्राइम था। लेकिन अभी हमने प्रूफ कर दिया कि ये तो कोप्राइम नहीं है, क्योंकि 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहां पे लिखेंगे 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना हमारा स्टेटमेंट पहले जो लिया था। ये कॉन्ट्राडिक्ट क्यों कर रहा है, इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने पहला जो एजम्पशन लिया था √2 इज ए रेशनल नंबर, यही गलत था, इसीलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन एराइज हो गया। इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, a एंड b हैव एटलीस्ट 1 कॉमन फैक्टर 2, क्योंकि ये तो दिखाई दे रहा है ना, 2 से a भी डिवाइड हो रहा है, 2 से b भी डिवाइड हो रहा है। And this contradicts the fact that a and b are कोप्राइम। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि a और b कोप्राइम है। और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen because of our wrong assumption that √2 is rational. So we conclude, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने एजम्पशन ही रॉन्ग लिया था कि √2 एक रेशनल नंबर है। सो वी कंक्लूड √2 इज इरेशनल। समझ में आ गया अभी कैसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो ये वीडियो जो मैंने बोला है ये फिर से एकदम ध्यान से एक बार और देखो स्टार्टिंग से, तो समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने प्रूफ कर दिया कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ये है तुम्हारा एक्सरसाइज 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। ये तुम्हारा होमवर्क है। इसके साथ साथ √3 इज इरेशनल, ये भी तुम प्रूफ करना। तो तुम्हारा 2 होमवर्क है, एक है कि तुम्हें √5 इरेशनल प्रूफ करना है और √3 इरेशनल प्रूफ करना है। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको करवा दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट जो रिमेनिंग सम्स है इसको कैसे करते हैं ये सब देखेंगे। आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे मैसेज करना या कॉल करना, जो भी है ग्रुप में, नहीं तो मैसेज करके पूछ लेना। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। अभी लास्ट में हमने √2 इरेशनल प्रूफ करना दिखाया था तुम लोगों को। √3 और √5 जो तुम्हें होमवर्क दिया गया है तो वो करके मुझे भेज देना। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। उसके लिए ना कुछ पॉइंट्स है जो तुम लोग लिख के रख दो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम और डिफरेंस, यानी एडिशन और डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अगर एक इरेशनल और रेशनल नंबर को हम लोग प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जैसे कि एक रेशनल नंबर 5 प्लस एक इरेशनल नंबर √3, या फिर एक रेशनल नंबर 7 माइनस √2, कुछ भी, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा इरेशनल होगा। फिर प्रोडक्ट एंड कोशिएंट ऑफ ए रेशनल एंड irrational number is an irrational number। अगर इंटू भी करोगे 5 इंटू
3, ये इंटू करने के बाद 5 इंटू रूट थ्री क्या आएगा, 5√3, ये क्या है, इरेशनल। सिमिलरली √3/5 अगर डिवाइड भी करोगे तो जो आंसर आएगा वो क्या है, इरेशनल। तो साम हम लोग प्लस करें रेशनल और इरेशनल को, या फिर माइनस करें, या फिर इंटू करें, या डिवाइड करें, वो हमेशा क्या आएगा, इरेशनल। और ये भी लिख के रख दो कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का प्लस करो या माइनस करो, वो हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। रेशनल नंबर इंटू रेशनल नंबर हमेशा रेशनल नंबर आएगा, और रेशनल नंबर बाई रेशनल नंबर ये भी हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। और इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर प्लस माइनस करने से वो इरेशनल नंबर ही आएगा। प्लस करो या माइनस करो, इरेशनल 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 ही आएगा। इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर हो सकता है ये रेशनल भी आए या इरेशनल भी आए, जैसे कि √2 इंटू √2 क्या आएगा, 2, √3 इंटू √3 3, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आया, रेशनल नंबर। सिमिलरली इरेशनल नंबर इरेशनल को डिवाइड करोगे तो वो रेशनल भी आ सकता है या फिर इरेशनल भी आ सकता है। एग्जांपल देखोगे जैसे कि √27/√3, तो ये क्या आएगा, √9, तो √9 क्या आता है, 3। तो कंपल्सरी नहीं है कि इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर डिवाइड करने से इरेशनल आए, वो रेशनल भी आ सकता है। मेन इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ये सब जानना तुम्हें ज़रूरी है, इसलिए मैंने बोल दिया। ओके चलो अभी क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, एग्जांपल से लिया हूं मैंने, टू प्रूव 5 + √3 इज इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि 5 + √3 जो है वो इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूव करेंगे, बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जो मैंने पहले तुम लोगों को सिखाया है। तो प्रूव करते हैं, कौन सा मेथड, बाय कॉन्ट्रा, ये मैं तुम लोगों को जानने के लिए लिख रहा हूँ, हमेशा तुम्हारा लिखना ज़रूरी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में इसको इरेशनल प्रूफ करने को बोला, तो हम लोग पहले क्या लिख लेंगे, लेट 5 + √3 इज रेशनल नंबर। उल्टा पकड़ लेंगे, फिर कॉन्ट्राडिक्ट कराएंगे। तो हमने पकड़ लिया 5 + √3 क्या है, रेशनल नंबर है। तो 5 + √3 = a/b। तो where a and b are integers and b not equals to 0, p/q भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो, पहले जो √2 में बहुत लंबा स्टेप करना पड़ा था, इसमें उतना लंबा स्टेप करना जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि √3 इरेशनल है। उसमें तो बोला था रूट वाले नंबर को इरेशनल प्रूफ करना है, नहीं यहाँ पे हमें पता है कि √2 रूट वाले नंबर इरेशनल है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो अभी अगर हम लोग कुछ ऐसा करें, अभी अगर हम लोग, वो शायद क्वेश्चन में इधर माइनस दिया हुआ है, सॉरी, तुम्हारा जो एग्जांपल का क्वेश्चन है इसमें माइनस दिया है, 5 - √3, इसको इरेशनल प्रूफ करना है। 5 - √3 इज इरेशनल। अभी अगर हम लोग ऐसा करें, ये a/b को इधर ले आया, -3 को उधर ले जाए, तो क्या होगा, 5 - a/b = √3। तो ये 5 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। a/b क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इंटीजर बाय इंटीजर क्या होगा, दोनों इंटीजर है, इंटीजर बाय इंटीजर ये तो रेशनल नंबर है। = एक नंबर है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो मैं ये भी सामने रखता हूँ, इसको भी ध्यान से देखो कैसे लिखते हैं। हमारे पास आया 5 - a/b = √3, लेकिन हमें पता है रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर क्या आता है। रेशनल नंबर मैंने लिखा है तुम लोगों ऊपर कि रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर भी रेशनल नंबर आता है। तो 5 - a/b इज रेशनल नंबर एंड इज इक्वल टू, ये इक्वल टू कितना है, √3, पर √3 क्या रेशनल है, तो अगर ये रेशनल तो ये भी रेशनल है। सो √3 इज रेशनल। लेकिन क्या √3 रेशनल है, नहीं, बट √3 इज, सॉरी ये कैमरा डुबाएगा, चलो, 5 - a/b इज a rational number and is equal to √3, so √3 is rational, but √3 is irrational number, ये तो हमें पता है, but √3 is irrational number।
So this contradicts the fact that √3 is rational. तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना कि हमने जो ये √3, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने यहीं पे गलत एजम्पशन ले लिया था. एंड दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption. कौन सा wrong assumption? That √5 plus √3 is rational. So we conclude 5 plus √3 is irrational. समझ में आ गया कैसे किया? पहले इसको पकड़ लिया रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को तो ये ए बाई बी फॉर्म में होगा या पी बाई क्यू जो भी है, मैंने ए बाई बी लिया, तो ए बाई बी को इधर लाया, -3 को उधर भेजा, +3 हो गया. तो ये रेशनल माइनस रेशनल क्या होना चाहिए? रेशनल. दैट मीन्स √3 भी रेशनल है, बट √3 तो इरेशनल है. तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है. ये कंट्राडिक्ट क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि हमने पहले √5 माइनस √3 को रेशनल ले लिया था, इसलिए ये कंट्राडिक्ट कर रहा है. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन. इससे पहले मैं कैमरा का थोड़ा एंगल ठीक कर लेता हूँ. ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे बुक का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ट्राई करते हैं. बुक का क्वेश्चन है कि 3 + 2 √5 को, ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग. वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 is irrational. Prove that 3 + √5 is. ओके, तो पहला स्टेप क्या है? लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल. तो 3 + 2 √5 अगर रेशनल है तो इसको क्या लिख सकेंगे हम लोग? ए बाई बी. ए लिख देना, ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0. ये पहले वाला जैसे लिखा है ऐसा लिख देना. अभी 2 √5 इज इक्वल्स टू ए बाई बी. 3 को उधर भेज दिया, -3. 2 √5 इक्वल्स टू ए माइनस एलसीएम ले लिया बी, तो इधर क्या आ जाएगा? 3b. 2 को इधर भेज दिया, √5 इक्वल्स टू ए माइनस 3b बाई 2b. अब देखो ये a माइनस 3b बाई 2b ये एक रेशनल नंबर है ना, ऑब्वियसली रेशनल नंबर है. क्यों? a b इंटीजर्स है और इसके साथ ये नंबर लगा हुआ है, इंटीजर्स के साथ नंबर है, तो ये तो रेशनल नंबर है. सिंस a, b आर इंटीजर्स, therefore a minus 3b by 2b is a rational number. अभी सेम वही रिपीट होगा कि ये रेशनल है तो ये रेशनल है, बट √5 इज नॉट रेशनल. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स. जो पहले जैसा हमने लिखा था सेम ऐसा होगा. तो इसको भी खत्म करना, ये भी खत्म करके मुझे दिखाना. अभी और एक कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मैं करके दूंगा, इसके बाद तुम्हारा एक्सरसाइज में देखो, ये मैंने तो लगभग कर ही दिया, सिर्फ कंक्लूडिंग लाइंस लिखना है क्वेश्चन नंबर 2 का, और ये तीनों जो है तुम्हारा होमवर्क है. मैं और एक करके दे रहा हूं. ये क्वेश्चन है टू प्रूव 6 √3 इज इरेशनल नंबर. अब देखो 6 √2 को इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे? 6 √2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए पहले मैं क्या पकड़ लूंगा? लेट 6 √2 इज रेशनल नंबर. लेट 6 √2 इज रेशनल नंबर. तो 6 √2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a बाई बी. तो √2 इक्वल्स टू a बाई 6b. तो ये रेशनल है कि नहीं? ऑब्वियसली है. a और b एक इंटीजर है, यहाँ पे लिख देना. सिंस नहीं, a एंड b आर
इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0। तो ए और बी इंटीजर्स है, तो ये a बाई 6b रेशनल है। a बाई 6b इज ए रेशनल नंबर, लेकिन a बाई 6b इक्वल्स टू √2, सो √2 मस्ट बी ए रेशनल नंबर। लेकिन क्या है √2 रेशनल नंबर? नहीं, बट √2 इज इरेशनल। इसके बाद वही सब लाइन, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज रेशनल। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, दैट इज 6√2। यही एजम्पशन गलत था हमारा। तो लिख लोगे ना ये सब, जो लिख के दे तो। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 is rational. This contradiction has arisen because of our wrong assumption that 6√2 is rational number. So we conclude 6√2 is irrational number। हो गया प्रूफ। तो ऐसे ही एक्सरसाइज में ऐसे ही सबको इरेशनल प्रूफ करना है। आज मेरा कैमरा एंगल थोड़ा बहुत जगह पे बिगड़ गया, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो मुझसे पूछ लेना कहाँ पे क्या डाउट्स है नहीं है, और होमवर्क कंप्लीट करके ग्रुप में दे देना, और कुछ डाउट हो तो ग्रुप में पूछ लेना। टिल देन बाय बाय।